सेकंड चालू है। हाँ चालू होगी तो होगी। कोई दिक्कत तो मैं काट के सही कर दूंगा। अच्छा। हाँ टेंशन ना लो, वो तुम्हारा काम है। हाँ प्यारे बच्चों, RL एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो संस्कृत की जो व्याकरण है वो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी भाषा है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा है, वो भाषा व्याकरण ज्ञान के बिना तो शुरू ही नहीं होती, यानी प्रारंभ ही नहीं होती है। यानी मुख्य कार्य जो है व्याकरण का है। व्याकरण एक तरह से जैसे शरीर के अंदर मेरुदंड होता है, वैसे ही व्याकरण है। वह किसी भी लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा होती है, उसका एक मेरुदंड का काम करती है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं व्याकरण का एक टॉपिक, संधि। संधि जो है ये आपका एक पूर्व परिचित टॉपिक है। संधि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ी भी है। देखो संधि है क्या? संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है जोड़। जैसे अपने ये जोड़ है, यहां भी जोड़ है, हर जगह जोड़ है। लेकिन ये कौन सा जोड़ है? जैसे अपन जोड़ते हैं मैथ में, आप 2+2 जोड़ते हैं, वैसे ही ये भी एक अक्षरों का, एक वर्णों का जोड़ है। ठीक है, अक्षरों और वर्णों का जोड़ है। कैसे जोड़ते हैं और कैसे उन शब्दों को तोड़ते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखो संधि शब्द पर अपन चर्चा करें कि संधि जो शब्द है उसकी संरचना कैसे हुई। ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। दो शब्द कौन से हैं? सम है और धी है। इन दोनों शब्दों के मेल से संधि शब्द बना। देखो सम एक उपसर्ग है, आप जानते हैं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्ग में एक उपसर्ग सम भी। ये धी शब्द के साथ जुड़ने से ये संधि शब्द बना। अब देखो यहां से एक तो ये अक्षर यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का संयोजन होता है। यहां पर क्या है, ये जो मैं है ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और यहां पर धी जो है इसका प्रथम वर्ण है ध। यानी हलंत मैं और ध, इन दोनों का संयोजन है और उसके मिलने से ये संधि शब्द बना। अब आपके मन में प्रश्न ये पैदा हो सकता है कि सम प्लस धी को यदि अपन जोड़े तो संधि बनता है। तो मैं है वह परिवर्तन होकर के यहां न के रूप में आ गया। कैसे हुआ, ये किस नियम के तहत हुआ, आगे वाले जो टॉपिक आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे कि मैं है वह नए वर्ण में परिवर्तित कैसे हो जाता है। लेकिन फिलहाल यदि अपन देखें तो उसमें यह समझ में आता है कि मैं वर्ण यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण यानी हलंत मैं प्लस ध, यहां इन दोनों का संयोजन हुआ। इन दोनों का संयोजन होने से ही काम नहीं चलता। उसके साथ अपने को चाहिए कि यहां पर ये जो वर्ण है या फिर ये वर्ण है, इन दोनों वर्णों में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई परिवर्तन हो जाता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें कोई न कोई परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन यदि है, उस परिवर्तन का नाम संधि है। जैसे अपन जोड़े, यहां पर जोड़ दिया हमने कै प्लस मैं प्लस ले बराबर क्या हो गया बच्चों? कमल हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो वर्ण है वो स्वतंत्र है। इसमें अक्षर तो जुड़ गए, पास पास तो आ गए, लेकिन हम इसको संधि नहीं कह सकते। ये संधि नहीं है। यानी दो अक्षरों के, दो वर्णों के मिलने से उनमें कोई न कोई विकार या परिवर्तन आता है, उसका नाम संधि है। चलो अब आपके समझ में आ गया होगा कि संधि वास्तव में है क्या और इसकी परिभाषा क्या बनती है। अब देखिए, हम देखिए संधि की परिभाषा क्या बनती है। संधि शब्द का अर्थ है जोड़। यानी दो वर्णों के मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन, जो विकार या
परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों या दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आया उसको हम संधि कहते हैं। अब देखो, संधि के जो भेद हैं वो 3 होते हैं, यानी 3 प्रकार से वर्ण हैं वह जुड़ते हैं। 3 वर्ण कौन कौन से हैं? देखो, उन वर्णों के आधार पर संधि का जो हम विभाजन करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि, प्रयोग भेदास्त्र, यानी संधि के 3 भेद। कौन कौन से? देखो, संधि के 3 भेद कौन कौन से भेद? प्रथम भेद, यानी इसमें पहला जो है वह है अक्ष यानी स्वर संधि। दूसरा है हल यानी व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार से कोई भी वर्ण है वह मिलता है और उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये 3 प्रकार आपके सामने हैं। यानी पहला हो गया स्वर संधि, यानी इसको अच् संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, इसको हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज का अपना जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि भाई संधि है, उस संधि के शब्द का अर्थ जोड़ना होता है और सिर्फ जोड़ने से ही काम नहीं चलता, यानी 2 वर्णों के मिलने से उनमें कोई न कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है, उसे संधि कहते हैं। और 3 प्रकार के इसके भेद, ये संधियां वो 3 प्रकार की होती हैं। अच् संधि है, स्वर संधि है, अच् यानी स्वर संधि, हल यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो शुरू करते हैं। अपन पहला जो बिंदु है वह है स्वर संधि, यानी स्वर संधि क्या है ये पढ़ेंगे हम। अब देखिए स्वर संधि क्या है, यानी स्वर संधि नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्वरों का मेल है। यानी 2 स्वर मिल जाते हैं और मिलने से उनमें कोई न कोई जो विकार या परिवर्तन आ जाता है उसका नाम स्वर या अच् संधि हो गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अपन देखें तो बनती है दो स्वरों के मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आ जाता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसका नाम स्वर संधि है। अब देखो, स्वर संधि के 6 पार्ट होते हैं, 6 भेद। यदि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो अपन देखें। देखो, स्वर संधि के 6 भेद।
स्वर संधि के प्रकार। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा पार्ट है गुण संधि, पांचवा पार्ट है अयादि संधि और छठा पार्ट है पूर्व रूप संधि। इसका सातवां पार्ट भी होता है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से ये 6 पार्ट है वो स्वर संधि के शामिल किए गए हैं। दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि, पूर्व रूप संधि और सातवां पार्ट होता है पर रूप संधि, जो अपने चैप्टर में अपने इस सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इन 6 जो बिंदु हैं इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे नंबर 1 दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि है क्या? दीर्घ शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है बड़ा, और दीर्घ का विपरीत होता है लघु, यानी छोटा बड़ा। संस्कृत के में देखिए अपन, तो संस्कृत में होता क्या है? दीर्घ और ह्रस्व। दीर्घ का मतलब बड़ा और ह्रस्व का मतलब छोटा। दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर और ह्रस्व का मतलब छोटा स्वर। तो इन स्वरों का जो मेल होगा वह होगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो पहला बिंदु अपन स्टार्ट करेंगे दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि क्या है? नंबर 1 दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकैच सवर्णिक दीर्घ है। यानी समान वर्ण मिलने से दीर्घ रूप सामने आता है। समान वर्ण, समान स्वर यदि मिल जाते हैं तो उनका बड़ा रूप सामने आता है। तो परिभाषा बनी, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर जैसे ए, ई, उ, री के बाद समान स्वर आता है तो वह अपने ही दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। आया समझ में? देखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी छोटा या बड़ा, इस बात को यूं समझे अपन कि ए है, ए ह्रस्व स्वर है और इसका जो दीर्घ स्वर है वह आ है। ई है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये ई है। ई का जो दीर्घ स्वर है वह बड़ी ई है, यह ह्रस्व स्वर है। ऊ है, इसका जो दीर्घ रूप है वह बड़ा ऊ है, और री है, इसका बड़ा रूप बड़ी री है। यानी ए, आ, ई, ऊ और री, इनका जो परस्पर संयोजन होता है और उनके मिलने से क्या होता है? देखो इसके बाद यदि समान स्वर आता है, समान स्वर का मतलब ये हुआ कि ए और आ इनका एक ग्रुप बना लीजिए आप। ए और आ एक ग्रुप है।
ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई इन दोनों का एक ग्रुप है। ऊ और बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ इनका एक ग्रुप हो गया, और री का एक ग्रुप हो गया। ये ग्रुप जब आपस में मिलते हैं यानी ए के बाद आ के बाद ए यानी आपस में ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद ई, यदि इस प्रकार का संयोजन जहां होता है तो परिवर्तन क्या आता है? परिवर्तन यह आता है कि वह अपने ही दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये वर्ण यदि इनके सामने इनके समान ही कोई दूसरा वर्ण आ जाता है तो ये दोनों वर्ण मिलकर उसके दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसका जो एक छोटा सा फॉर्मेट है वो देख लो आप। ए के सामने यदि समान स्वर के रूप में अपन देखें तो ए, ठीक है। ए के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, या फिर ए के बाद आ होना चाहिए, क्योंकि आ और ए दोनों क्या है? समान है, एक ग्रुप के हैं तो दोनों समान है, तो इनको अपन समान मानेंगे। तो ए के बाद या तो ए हो या फिर ए के बाद आ हो, या फिर यूं हो सकता है कि आ के बाद ए हो, या फिर यूं हो सकता है कि आ के बाद आ हो। यानी इनमें से आपस में यानी ए के बाद ए या ए के बाद आ या आ के बाद आ, ए और आ के बाद यदि इनमें से आपस में यदि ये मिलते हैं तो इनका बड़ा रूप सामने आता है, यानी दीर्घ रूप सामने आता है। और ए मिलते हैं तो परिवर्तन के रूप में दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। ए और आ जब दोनों मिलते हैं तो भी क्या बनेगा? आ और ए दोनों मिलेंगे तो भी इसका बड़ा रूप भी सामने आएगा, और आ मिलेंगे तो भी इसका बड़ा रूप। तो इस फॉर्मेट से आप इस संधि को समझ सकते हैं। इसका जो पहला है तो उस तरीके से आप इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए प्लस ए की संधि अपन किसी शब्द के द्वारा हम इसको देखना चाहें तो देखिए कैसे बनता है। देखिए यानी दो शब्द हैं, हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों कि राम प्लस अवतार अपन सीधे जोड़ देते हैं, आपके दिमाग में तुरंत रामावतार शब्द आ गया। क्या आ गया है? रामावतार शब्द। आप बिल्कुल जानते हैं कि राम प्लस अवतार यदि हम नींद में भी उठ करके देखें और कोई पूछे कि राम प्लस अवतार इन दोनों के जोड़ने से क्या होता है, राम जोड़ा अवतार क्या बनेगा, तो सीधे सीधे हमें पता है कि रामावतार ही बनेगा। लेकिन कैसे बना, किस नियम के तहत बना, संधि कौन सी है, मूल चीज जो है वो यही। अब देखो हमें यहां पर इस शब्द को नहीं देखना है, इस शब्द को नहीं देखना है, यानी पूरे शब्द पे कोई गौर नहीं है। अपना गौर कहां रहेगा? यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अपने काम की चीज संधि में ये है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। यानी ये जो जोड़ का जो चिन्ह है इसके आसपास के दोनों वर्ण इनका मिलान होगा, इनमें ही परिवर्तन होगा और ये संधि हो जाएगी। बाकी ये जो इतना बच गया अवतार है अपने कोई काम का नहीं, इधर वाला भी कोई काम का नहीं। यानी ये जो जोड़ का निशान है इसके आसपास के वर्ण मिल करके कोई परिवर्तन इस नियम के तहत बनाएंगे, ये परिवर्तन। अब देखिए कैसे हुआ कि राम जो शब्द है इसमें अंतिम वर्ण, आपके दिमाग में हो सकता है किसी पूछा जाए कि भाई राम का जो है वह प्रथम इस पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो सीधे सीधे आप मैं बोलो, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतिम जो ध्वनि निकल करके आ रही है मैं को आप बोलोगे तो मैं वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? मैं प्लस ऐसे, यानी मैं के साथ ए जुड़ा तब ये पूर्ण व्यंजन वर्ण बना है। ठीक है। अब प्लस के पास में ये जो जोड़ का निशान है इसके पास में इधर क्या है? ए, और आगे आपको स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है? ए। यानी ये जोड़ का जो निशान है इसलिए इधर भी ए है और इधर भी है, ये ग्रुप बन गया। ये ग्रुप का मिलान कहां से कर सकते हैं आप? यहां से कीजिए। ये देखो ए प्लस है, क्या बन रहा है? आ। यानी दोनों वर्ण समान होने पर उनका दीर्घ रूप बनेगा, और दीर्घ रूप क्या बना है? आ। तो आप देख लीजिए इधर मैं भी से ए हमने यहां निकाल लिया है, तो मैं क्या बच गया? हलन। उसके बाद ए को भी निकाल के क्या रख लिया? यहां रख लिया। शेष क्या बचा है? वह तार है। अब क्या करें अपन, इधर वाले ए को तो यहां निकाला है, इसमें मिला करके हम इसका क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं। और जहां से लिया इस आ को उसको वापस दे दीजिए, हमने मैं से निकाला है तो ये आ आप यहां इसके अंदर इसमें जोड़ दीजिए, क्या बन गया? रामा। शेष बचा हुआ शब्द क्या है? वे ता। यानी पूरे शब्द को गौर करने की आवश्यकता नहीं है।
अपन को संधि करते हैं तो संधि में हमें शब्द से कोई लेना देना नहीं होता। शब्द का लेना कहाँ होगा, जहां हम समास पढ़ेंगे वहां शब्दों पर गौर करेंगे। लेकिन संधि क्या करती है, दो वर्णों को मिलाती है, उनमें कोई न कोई परिवर्तन कर लेती है। तो हमें क्या करना है कि ये जो अक्षर है यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों को मिला करके और अपने नियम के तहत जो भी परिवर्तन होता है वो करके आप रख दीजिए, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए दूसरा है अपना ए प्लस आ, यानी ए के बाद यदि समान वर्ण आ जाता है तो भी क्या होगा, आ ही बनेगा, यानी इसका दीर्घ रूप सामने आएगा। जैसे देव जोड़ आदि। अब यदि इन दोनों को जोड़ने को कहा जाए कि जोड़िए देव जोड़ आने क्या बनेगा, तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि देवालय बनेगा। लेकिन नहीं, अपने को नियम के तहत जोड़ना है। शब्द चाहे कोई भी हो, चाहे वह सरल हो चाहे कठिन हो, अपने को पूरे शब्द पे गौर नहीं करना। तो यहाँ पर ये जोड़ का निशान इधर आप देख रहे हैं, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण एक बार फिर से वह है, तो वह का मतलब आप समझ रहे हैं वह की अंतिम ध्वनि क्या होगी, ए ही होगी। और आगे अपने को दिखाई दे रहा है क्या, आ दिखाई दे रहा है, यानी एक बार वो ये ग्रुप रुक गया, यानी ए प्लस आ का ग्रुप यहां बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं वह के अंदर क्या हो गया और आ इधर हमें स्वतंत्र दिखाई दे ही रहा है, तो ए प्लस आ बराबर क्या होता है, आ होता है। इन दोनों को यहां से हटा दो और इन दोनों को जोड़ करके पुनः आ। अब देखो शब्द कैसे जुड़ा, देखो अपने कोई इससे कोई मतलब ही नहीं, वह में से हमने ए निकाल लिया तो यह हलंत बच गया, हलंत बच गया। अब इसका ए यहां निकाला और आ इसके पास है, इन दोनों के जोड़ने पर जो आ बना वो वापिस दे दीजिए इसको देते ही ये शब्द क्या बन जाएगा, देवा। इधर शेष क्या बचा है फिर, लय, ये इसके आगे कुछ भी बनाओ बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ए प्लस आ बराबर आ, आप देख रहे हैं कि ये दीर्घ संधि है। क्यों है कि दोनों और समान वर्ण है। समान वर्ण में आपको बताया कि ए आ इसका एक ग्रुप है, ये दोनों समान है, ई और बड़ी ये दोनों समान है, ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों समान है, और री और री ये समान है। ये आपस में जहां भी जुड़ेंगे तो इनका दीर्घ रूप सामने आएगा, इसी का नाम दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला है आ और ए, इन दोनों को यदि हम जोड़े तो भी आ ही बनेगा। कैसे, देखिए विद्या जोड़, अब सीधे सीधे आप देखते हैं कि विद्या जोड़ार्थी क्या बनना चाहिए, विद्यार्थी बनना चाहिए। लेकिन नहीं, अपने को ध्यान देना है यहां पर कि यहां पर ये जो जोड़ का निशान है इसके इधर विद्या ध्वनि क्या निकल रही है, आ, ये आ यहां पर हो गया, आगे ए हमें दिखाई दे रहा है, एक बार फिर दोनों और समान वर्ण है, यानी आ और ए दोनों समान, दोनों के मिलने से ये क्या कह रहा है कि आ ही बनेगा, आ ही बनेगा। तो आप देख लीजिए विद्या शब्द है, इसमें से आ हमने निकाल दिया है, तो ये शब्द क्या बच गया, विद्या। अब इसका आ निकालने के बाद आगे वाले ए में प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, आ वापिस दे दीजिए, पुनः शब्द क्या बन गया, विद्या। इधर सवाल जो शब्द बचा है वह ये है, यानी आ प्लस ए। हमें और यहां करना है प्लस का जो चिन्ह है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों मिलाकर अपन आ बना करके वापिस इसको दे दे। इस प्रकार आप किसी भी शब्द को जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, किसी भी शब्द को आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है, यानी आ और आ ये दोनों समान वैसे ही हैं, ये एक ग्रुप बन गए ए और आ। अब आप इसमें देखो आ और आ है, तो ऐसा कोई उदाहरण देखिए अपन, अब देखो आपको कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे विद्या जोड़ आ रहे, इसका क्या बनेगा, विद्यालय। लेकिन आप यहां पर गौर करोगे कि संधि कैसे बनी, संधि कैसे हुई, विद्या में अंतिम ध्वनि क्या निकली, विद्या, यानी आ, आगे आलय, तो इसका प्रथम वर्ण आ। ठीक है, दोनों के मिलने से पुनः क्या बन जाना है, आई बन जाना है। तो दोनों को निकाल दीजिए, एक आ लगा दीजिए और दोनों मिलकर के फिर शब्द क्या बन जाएगा, विद्यालय। इस प्रकार से दीर्घ संधि
ये देखिए अकय सवर्णी दीर्घ, यानी दो समान वर्ण मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप सामने आता है। यानी कोई भी ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा कोई भी स्वर मिलता है तो वह अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसका नाम दीर्घ संधि है। ठीक है।